नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग CDP पार्ट 4 का शेष भाग देखेंगे। इसके पहले हम लोग इस पाठ तक देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पर आ रहा है बहुआयामी सिद्धांत। चलिए बहुआयामी सिद्धांत को देखते हैं। देखिए, बहुआयामी सिद्धांत क्या है। कहते हैं JP गिलफोर्ड ने बुद्धि का एक प्रतिमान विकसित किया। प्रतिमान क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक के बाद दूसरा। उन्होंने किसी भी मानसिक प्रक्रिया या बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों संक्रिया, सूचना सामग्री या विषय वस्तु तथा उत्पादन में बांटा। दोस्तों, JP गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 आधारभूत भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? सबसे पहले जो आयाम है वो आयाम संक्रिया में एक पहला पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट सूचना सामग्री या विषय वस्तु, ये दूसरा पार्ट हुआ। और तीसरा हुआ उत्पादन। जो भी मानसिक क्रिया होता है, बौद्धिक क्रिया होता है, JP गिलफोर्ड के अनुसार इन्होंने 3 आधारभूत भागों में बांटा। संक्रिया से तात्पर्य हमारी उस मानसिक चेष्टा या कार्यशीलता से है जिसकी मदद से हम किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन तथा मनन का विषय बनाते हैं, या इस प्रकार कहें कि इस चिंतन या मनन का प्रयोग करते हुए बुद्धि को काम में लाने का प्रयास कहा जा सकता है। सबसे पहला काम यहाँ जो मानसिक प्रक्रिया या बौद्धिक का जो 3 आयाम है, उसमें पहला आयाम है संक्रिया। संक्रिया किसको कहते हैं? संक्रिया से तात्पर्य हमारी उस मानसिक चेष्टा यानी दिमाग की चेष्टा या दिमाग की कार्यशीलता से है जिसकी मदद से हम किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन तथा मनन का विषय बनाते हैं। दोस्तों, आप अभी बैठे हुए हैं और अभी क्या सोच रहे हैं? यह जो सोचने का विषय है, हो सकता है अभी आप बैठे हैं, अपने कक्षा में कोई घटना घटा हो, उसके बारे में सोच रहे हो सकता है आपको कल कहीं जाना है, उसकी तैयारी के बारे में सोच रहे हो सकता है कोई कार्यक्रम आपका हो, उस कार्यक्रम की तैयारी के बारे में सोच रहे हो। तो जो विषय वस्तु हम सोचते हैं, इसकी मानसिक चेष्टा संक्रिया कहलाता है। यानी ये चिंतन का विषय, मनन का विषय को बनाता है, या इस प्रकार हम कहें कि इसे चिंतन या मनन का प्रयोग करते हुए बुद्धि को काम में लाने का प्रयास कहा जा सकता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं चिंतन करके या मनन करके बुद्धि को काम में लाने का प्रयास कहा जा सकता है। चिंतन और मनन के लिए जिस प्रकार की विषय वस्तु या सूचना सामग्री की सहायता लेते हैं, उसे बुद्धि को प्रयोग में लाने का दूसरा आधारभूत आयाम विषय वस्तु कहा जा सकता है। दोस्तों, दूसरा आयाम आपका विषय वस्तु आता है। अब विषय वस्तु किसको कहेंगे? हम जो सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, इसके लिए कुछ न कुछ सूचना आता है। मान लीजिए आप एक कार्यक्रम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। अब इस कार्यक्रम की तैयारी के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत सारा सूचना आपको चाहिए। जैसे आप सोचते हैं क्या स्टेज पर 5 कुर्सी रखेंगे, माइक, वायरलेस माइक रहेगा। ये सब जो आप सोच रहे हैं, इसके लिए वायरलेस माइक, कुर्सी वगैरह क्या हुआ? सूचना सामग्री हुआ। क्या हुआ? सूचना सामग्री। तो सूचना सामग्री की सहायता लेते हैं और उसे बुद्धि को प्रयोग में लाने का दूसरा आधारभूत आयाम विषय वस्तु, यही चीज आपका विषय वस्तु कहलाता है।
उसके बाद आता है बौद्धिक संक्रिया के द्वारा सूचना सामग्री या विषय वस्तु को लेकर जिस प्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया की जाती है उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद का नाम दिया जाता है। दोस्तों, संक्रिया और विषय वस्तु, सबसे पहले हुआ संक्रिया, इसके बाद दूसरा आयाम हुआ विषय वस्तु और अंतिम आयाम होता है उत्पाद। आपने संक्रिया के द्वारा विषय वस्तु को चुना, विषय वस्तु में चिंतन करके जो चीज़ आपका उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ, जो परिणाम प्राप्त हुआ, यही आपका उत्पाद कहलाता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे बुद्धि की विशेषता क्या है, बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। दोस्तों यहाँ समझिए, बुद्धि क्या है? एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता के व्यक्ति अपने को तथा दूसरे को समझता है। जिस व्यक्ति में यह योग्यता रहता है वह अपने को समझता है तथा दूसरे को भी समझता है, दूसरे के बारे में भी सोच सकता है, समझ सकता है। बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं? पहला देखिए, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है? व्यक्ति की जन्मजात, यानी जन्म से ही बुद्धि, ये बुद्धि जो है व्यक्ति का जन्मजात शक्ति है। दोस्तों, आप एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ले लीजिए। इसने तो कभी पढ़ा नहीं, तो क्या इसको बुद्धि नहीं है? कोई काम करने का तरीका इसको नहीं है? आगे हम क्या करें या सोचने की शक्ति इसमें नहीं है? ये जन्म से रहता है। आप एक छोटा बच्चा ले लीजिए ना, सबसे छोटा बच्चा, 8 महीना 9 महीना का, भूख लग गया तो उसको इतना बुद्धि है कि वह रोने शुरू करेगा। वो जान रहा है हम रोएंगे तो मुझे दूध मिलेगा, मेरा भोजन मिलेगा। इसलिए बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। जो यहाँ पर मूर्त रूप में नहीं है उसके बारे में सोचने की, चिंतन करने की योग्यता बुद्धि देता है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। आप नए नए जगह पर गए, नया नया बात आपको मिला, इन नए बातों को सीखने के लिए बुद्धि आपको सहायता करता है। बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आपका रास्ता 50 किलोमीटर है। आपने जब चला एक पहले बार तो आपका पेट्रोल बीच में ही ख़त्म हो गया था। आपको धक्का दे करके आगे ले जाना पड़ा था। यहाँ पर यह पिछला अनुभव अब आपको जब दूसरे बार जब आप इसी रास्ते से जा रहे हैं तब आप देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपना टंकी को कि कहीं पर पेट्रोल खाली तो नहीं है, टंकी खाली तो नहीं है। नहीं, यदि खाली होगा तभी भरा लेते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जंगल है, धक्का दे करके जाना पड़ता है। तो हमने एक गत अनुभवों से सीखा है। जो पिछला अनुभव है, इस अनुभव को बुद्धि उस अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता देता है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक व अनैतिक में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक बुद्धि रहता है वह अच्छे ढंग से समझ पाता है कि यह भला काम है, बुरा काम है, क्या सत्य हो सकता है, क्या असत्य हो सकता है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। इन सब की योग्यता कौन प्रदान करता है? बुद्धि। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दोनों का, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंश का भी, यानी इसमें आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है, और वातावरण, बच्चा कहाँ पर रह रहा है, किस परिवेश में रह रहा है, वहाँ का परिवेश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उन लोगों का व्यवहार कैसा है, यह सब चीज़ बच्चे के बुद्धि पर पड़ता है।
बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक माना जाता है। किस व्यक्ति में कितना बुद्धि होगा, कितना बुद्धिमान होगा, यह जन्म से किशोरावस्था तक पता चल जाता है, यानी यहाँ तक विकास हो जाता है। लिंग भेद के कारण बालकों बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है। लिंग भेद बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन बुद्धि में बहुत कम अंतर होता है। अब हम लोग देखेंगे बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार होते हैं। गैरिट ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा मनोवैज्ञानिक, इन वैज्ञानिकों का नाम। गैरिट ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। गैरिट ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? 3 प्रकार का। सबसे पहला बुद्धि का नाम है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि किसको कहेंगे? इसे गामक या आंतरिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में बुद्धि होती है वह यंत्रों मशीनों कार्यों में विशेष रुचि लेती है। देखिए, आप देखेंगे जन्मजात कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं सीखा भी नहीं है और आपका मशीन खराब है उसको ठीक कर देगा। मशीन यंत्रों में उसकी विशेष रुचि रहती है, उसको खोलना, बनाना, ठीक करना। अच्छा, उनमें एक ऐसी शक्ति होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है, जो समझ भी जाता है कि इस यंत्र को कैसे हम फिट करें, इस मशीन को कैसे फिट करें, कैसे खोलें, उसका उपाय भी वो सोच लेता है। तो ये आपका हुआ मूर्त बुद्धि। देखिए, मूर्त बुद्धि वाले लोग, जिन लोगों में मूर्त बुद्धि होता है, वैसे लोग कारीगर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, औद्योगिक कार्यकर्ता बनते हैं, जिसमें ये मूर्त बुद्धि होता है। मूर्त बुद्धि यानी मूर्त बुद्धि वाले लोग मशीन या कल पुर्जों में उनका मन ज़्यादा लगता है। तो कारीगर आपका मशीन वगैरह आ गया, मैकेनिक में भी वही आ गया, इंजीनियर में भी वही आ गया, औद्योगिक कार्यकर्ता में भी वही आ गया। उसके बाद आता है यह मूर्त बुद्धि। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में बुद्धि होती वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। वे व्यक्ति अच्छे वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, दार्शनिक बनेंगे, चित्रकार बनेंगे, साहित्यकार आदि बन सकते हैं। दोस्तों, जिस आदमी में अमूर्त बुद्धि अधिक रहता है वह बच्चा पढ़ने में बहुत तेज रहेगा, किताबी ज्ञान उसको बहुत ज़्यादा रहेगा। ज्ञान अर्जन में यानी किताबों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आता है उसको, जिस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि रहता है। और इस तरह का आदमी आगे चल करके या तो वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, दार्शनिक बनेगा, चित्रकार बनेगा या साहित्यकार आदि बन सकता है। तो हम लोगों ने पहले देखा था मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से क्या क्या बना? कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता। अमूर्त बुद्धि से क्या क्या बना? अब देखते हैं सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले, मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। ये व्यक्ति अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। जो आज के हम लोग कहते हैं शासक, नेता, MP, MLA, ये आपका सामाजिक बुद्धि वाले हो गए। ये मिलनसार होते हैं। नेता का देखिएगा हजारों दोस्त रहेगा। आप देखिएगा जो जिनमें सामाजिक बुद्धि ज़्यादा होता है वह क्लास का हमेशा मॉनिटर, यानी कोई भी काम हुआ तो वो उसमें आगे रहेगा। ये हम लोगों ने किसके आधार पर देखा? गैरिट के आधार पर। गैरिट ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। अब हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार इसने 3 बुद्धि में बांटा था। पहला था अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में जिसमें शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, यानी जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। जैसे शब्द का कोई रूप नहीं हुआ, प्रतीक का कोई रूप नहीं हुआ, समस्या, इसको हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। सामाजिक बुद्धि, समाज में समायोजन,
यहाँ पर भी हमने देखा सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक मिलता जुलता है, लेकिन नाम यहाँ यांत्रिक वह व्यक्ति जो यंत्रों और भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है, यांत्रिक जैसे मूर्त में हुआ था। अब आता है बुद्धि का मापन। बुद्धि का माप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास में 5 लड़का दे दिया, 5 लड़के हैं, राम, श्याम, रमेश, अजीत, सुरेश। अभी 5 लड़कों में कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, आप कैसे मापेंगे? मान लीजिए आपके पास 5 टंकी है और 5 में दूध भरा हुआ है। इसको मापने के लिए कह देंगे किसमें ज़्यादा दूध है, तो आप तुरंत ले आएंगे लीटर लाएंगे और इसको मापने शुरू कर देंगे और कह देंगे कि किसमें ज़्यादा दूध है। लेकिन हम क्या चीज़ लाएं जो बच्चों इन 5 में से कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, किससे हम मापें? तराजू लेके आवें, लीटर लेके आवें, मीटर यानी जिसे लंबाई मापते हैं वो मीटर लेके आवें? क्या चीज़, किस चीज़ से हम बुद्धि को मापेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। दोस्तों, गेट्स व अन्य कहते हैं, गेट्स क्या कहते हैं कि बुद्धि परीक्षाएं यानी बुद्धि की परीक्षाएं व्यक्ति की संपूर्ण योग्यता का मापन नहीं करती है। यदि हम किसी व्यक्ति का बुद्धि का परीक्षा लें तो उस व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यता है, उस सभी का हम मापन नहीं कर पाते हैं, मापन होता भी नहीं है, पर वे उसके एक अति महत्वपूर्ण पहलू का अनुमान कराती है। हम तो उसका संपूर्ण योग्यता को माप नहीं सकते, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति किस में तेज है, बोलने में तेज है या मशीन वगैरह खोलने में तेज है या पढ़ने में तेज है। तो एक हम लोग उसका महत्वपूर्ण पहलू का अनुमान लगाते हैं, जिसको शैक्षिक सफलता से और कुछ मात्रा में अन्य क्षेत्रों से निश्चित संबंध है। सही कारण है कि बुद्धि परीक्षाएं शिक्षा की महत्वपूर्ण साधन बन गई है। यही कारण यहाँ पर होगा, यही कारण है कि बुद्धि परीक्षाएं शिक्षा की महत्वपूर्ण साधन बन गई है। शिक्षा में इनका प्रयोग अनेक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक कार्यों के लिए किया जाता है। ये इस प्रकार है। दोस्तों, मान लीजिए आपका एक स्कूल है, आपको 40 बच्चों का एडमिशन लेना है अपने स्कूल में। आपने बोला हम टॉप बच्चों को लेंगे एडमिशन में, अच्छे बच्चों का एडमिशन हम अपने विद्यालय में करेंगे। लेकिन आपके यहाँ लड़कों की संख्या रजिस्ट्रेशन हो गया 100, आपको 60 बच्चों को निकालना है, छांटना है, 40 को सेलेक्ट करना है और 60 को छांट के बाहर भेजना है। कैसे आप इसको करेंगे? तो यहाँ पर सर्वोत्तम बालक के चुनाव हेतु मापन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग परीक्षा लेते हैं। इन परीक्षाओं की सहायता से विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्तियाँ, वाद विवाद और इसी प्रकार की अन्य प्रतियोगिताओं के लिए सर्वोत्तम बालकों का चुनाव किया जा सकता है। यहाँ पर हम सर्वोत्तम बालक का चुनाव करते हैं मापन के द्वारा। ये बहुत ऐसे जगहों पर सर्वोत्तम का चुनाव होता है। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं, आप एक कंपनी का मैनेजर हैं, आपको कुछ लोगों को जॉब पर रखना है। आपने इंटरव्यू के लिए नोटिस निकाला तो आपका पोस्ट है 15 और यहाँ पहुँच गए लोग 150, तो 135 लोगों को आपको छांटना है, हटाना है, 15 को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप जो परीक्षा या जो कुछ भी करते हैं, यही तो मापन है। कौन तेज है, तेज को ना रखा जाता है जिसमें ज़्यादा योग्यता रहता है। तो यही तो मापन है। हमने मापन का उपयोग सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने के लिए किया। अब हम लोग पिछड़े बालकों का चुनाव करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप एक कक्षा के अध्यापक हैं,
आपको एक रिमेडियल क्लास चलाना है, यानी जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, इन कमज़ोर बच्चों को विशेष कक्षाएं देना है। अलग से विद्यालय के बाद भी इन लोगों को 1 घंटा पढ़ाना है। तो 1 घंटा जो पढ़ा रहे हैं आप, कमज़ोर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके यहाँ कक्षा में तो 40 विद्यार्थी थे, 40 स्टूडेंट थे। आपको छांटना इसमें 10 कमज़ोर बच्चा को। तो आप किसको छांटेंगे, तेज को कि कमज़ोर को? आपको सेलेक्ट करना है कमज़ोर को। तो यहाँ पर पिछड़े बालकों का चुनाव करना इसके अनुसार होता है। यानी बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग करके पिछड़े हुए मानसिक, यानी जिसमें मानसिक पिछड़ापन है, शारीरिक दोष वाले बालकों का सरलता से चुनाव किया जा सकता है तथा वह शिक्षा हेतु विशिष्ट विद्यालयों में भेजा जा सकता है। उसके बाद आता है अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार। दोस्तों, यहाँ पर अपराधी प्रवृत्ति और समस्यात्मक बालकों का सुधार करने हेतु मापन की आवश्यकता, बुद्धि की मापन की आवश्यकता होती है। इन परीक्षाओं द्वारा मालूम करने का प्रयास किया जाता है कि बालक अपराधी या संतुलित व समस्यात्मक क्यों है। यानी बालक जो है वह अपराधी क्यों बना या संतुलित क्यों हुआ, उसको समस्या क्यों बना, यानी उसके साथ में क्यों समस्या पैदा हो रही है। वे ऐसे बुद्धि की कमी के कारण हैं या किसी और कारण से हैं। कारण ज्ञात होने पर उपचार करके उनमें सुधार किया जा सकता है। वह बालक अपराधी क्यों बना, उसका यदि हम कारण पता कर लें तो उस कारण को मिटाकर उसे हम फिर से एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। यह किसके द्वारा होता है? बुद्धि के मापन के द्वारा। उसके बाद होता है बालकों का वर्गीकरण। मान लीजिए आपको सबसे तेज बच्चा, मंद बच्चा व साधारण बुद्धि वाले बालकों में अलग अलग वर्गीकरण करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बुद्धि का मापन करेंगे। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान। कुछ बालकों में विशिष्ट योग्यता होती है। बुद्धि परीक्षाओं द्वारा बालकों की विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करके उनको उचित शैक्षिक निर्देशन दिया जा सकता है। यानी बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा, किसके द्वारा? बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा बालकों की विशिष्ट योग्यता। सभी बालक में कुछ न कुछ अलग विशिष्ट योग्यता होता है। इसकी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए बुद्धि का मापन करना होगा। बालकों की क्षमता अनुसार कार्य गेट्स व अन्य के अनुसार बुद्धि परीक्षाओं द्वारा बालकों की सामान्य योग्यता व मानसिक आयु को ज्ञात करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें कार्य करने की कितनी क्षमता है। वे उसी के अनुसार कार्य दिया जा सकता है। मान लीजिए एक गाड़ी है मेरे पास, इसमें अधिकतम 1 टन कोई भी वस्तु को खींच सकता है, ये हमको पहले से पता है। अब इस गाड़ी में यदि हम 2 टन कोई वस्तु डाल देंगे तो इसको ये खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। आपको यहाँ पर जितना इसकी कैपेसिटी है 1 टन, तो उतना ही देना पड़ेगा। तो उसी तरह से बालक में भी, उस बालक में कितनी सामान्य योग्यता है, उनकी मानसिक आयु को ज्ञात करके हम वह अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें कार्य करने की कितनी क्षमता है, और उतनी जितना उसकी क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार उसको काम दिया जा सकता है। 7वां टॉपिक है बालकों की भावी सफलता का ज्ञान। डगलस व हॉलैंड का कथन है, बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की भावी सफलताओं की भविष्यवाणी करती है। यानी भविष्य में वह बच्चा सफल होगा या सफल होगा, कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग इसके यानी बुद्धि के मापन के द्वारा अनुमान लगाते हैं।